आपकी रजिस्ट्री की कोई गारंटी नहीं। कोर्ट ने साफ कहा जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। आप जिस जमीन को अपनी मानकर बैठे हैं, क्या आपको पता है वो आपकी है ही नहीं या फिर आपकी हो ही नहीं सकती। अब सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से कोई ज़मीन का मालिक नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन है और आपने रजिस्ट्री करवा ली तो ज़मीन का मालिकाना हक यानी जो ज़मीन का जो असली ओनरशिप है वो उससे साबित नहीं होगा रजिस्ट्री से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये साफ कर दिया है कि अगर जरा से भी गड़बड़ी हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर ये कर दिया है कि जरा से भी गड़बड़ी हुई, या तो हो सकता है वो दस्तावेज में कोई गड़बड़ी मिले या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी मिले, तो आपका जो पूरा रजिस्ट्रेशन है, जो पूरा रजिस्ट्री है, वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकार कहाँ है इस सिस्टम में और बिल्डरों की मनमानी पर लगाम क्यों नहीं लग रही। आज हम इसी पर बात करेंगे पूरी रिसर्च और सच्चाई के साथ। भारत में ज़मीन की रजिस्ट्री को वर्षों से एक कानूनी गारंटी माना जाता रहा है। अगर आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है तो समझिए आपकी ज़मीन सुरक्षित है, लेकिन अब इसी भरम को तोड़ा गया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर दस्तावेज फर्जी है, स्टैंप ड्यूटी में गड़बड़ी है या असली मालिक ने कभी सहमति नहीं दी तो रजिस्ट्री शुरू से ही रद्द मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब रजिस्ट्री बेकार है, लेकिन अब सिर्फ रजिस्ट्री काफ़ी नहीं है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी भी ज़मीन को मालिकाना हक देने के लिए जो रजिस्ट्री है, जो ज़मीन का मालिकाना है, कि वो रजिस्ट्री से साबित नहीं होगा। ये कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। चलिए देखते हैं कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। पहले हम देखते हैं जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही के फैसलों में सुनाया है। तो ये केस है मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया मद्रास हाई कोर्ट को। मद्रास हाई कोर्ट में एक मामले में निर्देश दिया गया कि रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब विक्रेता के पास वैध यानी कि वैलिड टाइटल हो। लेकिन 7 अप्रैल 2025 को, यानी आज से मेरे को लग रहा है 5 दिन मतलब पीछे बैक में जाएंगे, तो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सब रजिस्टर का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को देखना है। सब जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है उसका काम सिर्फ जो है, उसका काम क्या है, डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है उसको देखना है, ना कि किसी भी ज़मीन की टाइटल या फिर किसी भी ज़मीन का सत्यापन करना। ये साफ तौर पर कह दिया। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अब टाइटल विवादित होने पर भी ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्डरों की। देश में लाखों ऐसे केस हैं जहां बिल्डरों ने नकली दस्तावेज से प्रोजेक्ट बना दिए, सरकारी या चरगा जमीन पर प्लॉट काट दिए, बिना टाइटल वेरिफिकेशन के प्रॉपर्टी बेच दी। लोगों ने पैसा दिया, रजिस्ट्री करवाई, लेकिन जब कब्जा लेने गए तो पता चला जमीन विवादित है या मामला कोर्ट में है। बिल्डर गायब हो गया, प्रशासन मूक दर्शक हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब जब होता है तो सरकार कहाँ होती है और क्या कर रही होती है। ई भूमि पोर्टल पूरी तरह से अधूरा है। म्यूटेशन जिसको हम नामांतरण बोलते हैं वो महीनों से रुका रहता है। अगर आप किसी भी चीज़ का आरटीआई डालो तो आरटीआई का जवाब नहीं आता, और सरकारी अफसर तहसील से लेकर डीसी ऑफिस तक हर जगह रिश्वत का खेल चलता है। इतना बड़ा जमीन का बाजार है, लेकिन एक भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणिक डिजिटल सिस्टम नहीं है जिससे जमीन की ओनरशिप एक क्लिक में जांची जा सके। क्यों नहीं सरकार ऐसी चीज़ें बना रही है जिससे जमीन की क्लिक और ओनरशिप सिर्फ एक बार में पता चल जाए एक जगह। आज 1 एकड़ ज़मीन की कीमत करोड़ों में है, लेकिन क्या वाकई ज़मीन सुरक्षित है या सिर्फ कागज़ों में। लेकिन असली तौर पर यह एक अजीब विडंबना है। रजिस्ट्री हुई, पैसा गया, कागज़ मिला, लेकिन जब कब्जा लेने गए तो वह ज़मीन आपकी नहीं मानी जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या रजिस्ट्री की जो वैधता है, रजिस्ट्री की जो वैलिडिटी है, वो क्या ख़त्म मानी जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्री की जो वैलिडिटी है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं मानी जाएगी। कब तक मान्य होगा, जब तक आपकी प्रक्रिया सही है। अगर आपने सही प्रक्रिया से अपने रजिस्ट्री करवाया है तो आपकी जो रजिस्ट्री है वो वैलिड होगी। तो इसमें जो चीज़ें देखी जाती है वो 3 4 5 चीज़ें देखी जाती है। पहली ये देखी जाती है कि जो आपने रजिस्ट्री करवाई, जो बेचने वाला विक्रेता था वो क्या सही था, विक्रेता जो था वो सही था। दूसरी चीज़ इसमें ये जांची जाती है, क्या ज़मीन विवादित था, क्या ज़मीन विवाद था। मान लीजिए कोई ज़मीन है, ये ज़मीन है और इस पर वर्षों से केस चल रहा है, तो इसकी जो रजिस्ट्री है वो वैलिड नहीं होगी। इस केस में आपका रजिस्ट्री अमान्य हो जाएगा। तीसरी चीज़ देखी जाती है स्टैंप ड्यूटी। क्या आपने इस ज़मीन के लिए जो भी सरकार ने, ये तो ज़मीन वमीन तो राज्य सूची का विषय है, तो हर जगह का स्टैंप ड्यूटी अलग होता है, तो ये स्टैंप ड्यूटी आपने प्रॉपर तरीके से पे करी है या फिर सही दी गई है। चौथी चीज़ है, ये जो रजिस्ट्री के वक्त जो गवाह दिया गया था, क्या वो गवाह असली थे। और पांचवी चीज़ जो जांची जाती है, क्या रजिस्ट्रेशन के समय सरकारी नियमों का पालन हुआ। मान लीजिए किसी भी ज़मीन को सरकारी नियमों का पालन इन द सेंस कि मान लीजिए किसी ज़मीन को आपने खरीदा, सरकारी ज़मीन को खरीदने वक्त आपने क्या जो पैसे दिए, जो राशि दिए, वो क्या कानूनी प्रक्रिया फॉलो किया। ऐसा तो नहीं कि पूरा पैसा आपने केस में दे दिया और आपने टैक्स चोरी कर ली। तो ये सब चीज़ें जांची जाती है, तब जाके आपकी जो रजिस्ट्री की जो वैलिडिटी है वो मान्य होती है। अब ज़मीन के असली मालिक का पता, खसरा खतौनी, रेवेन्यू रिकॉर्ड और म्यूटेशन
ये सब एंट्री से पता चलेगा, सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं। मतलब आपके पास खसरा, खतौनी, रेवेन्यू रिकॉर्ड और म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें होगा तभी आपका रजिस्ट्री वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्री है ज़मीन का, वो इनवैलिड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किन किन ज़मीन की रजिस्ट्री वैलिड मानी जाएगी, किन किन ज़मीन की रजिस्ट्री मतलब वैध मानी जाएगी। तो मैंने आपको भी बताया था, वो सारी ज़मीन जो विवादित ज़मीन की रजिस्ट्री हो, जो कोर्ट में फंसी हुई है, जिसका फैसला अभी तक पेंडिंग है, जिस पे केस चल रहा है, उस ज़मीन को अवैध माना जाएगा, उसकी मतलब रजिस्ट्री अवैध मानी जाएगी। दूसरी चीज़, जो जाली दस्तावेज से हुई रजिस्ट्री, मतलब जहाँ पर फर्जी नाम पहचान इस्तेमाल की गई हो, वो ज़मीन की रजिस्ट्री अवैध मानी जाएगी। तीसरी चीज़, मालिक से खरीदी गई ज़मीन, जैसे परिवार का कोई सदस्य धोखे से ज़मीन को बेच दिया। मान लीजिए मेरे पास कोई ज़मीन है, उस ज़मीन में 4 लोगों का हिस्सा है और उस 4 लोगों का हिस्सा है, लेकिन मैं कल दिन ये ज़मीन अकेले बेच देता हूँ और वो पैसा मैं पूरा ले लेता हूँ, तो वो ज़मीन भी, जो ज़मीन की रजिस्ट्री है, वो अमान्य मानी जाएगी। चौथी चीज़, पंचायती ज़मीन या चारगाह हुई रजिस्ट्री। बहुत सारे राज्य में आप देखेंगे जो ज़मीन होती है कई जगह, वो चारगाह लैंड के द्वारा मतलब वो रजिस्टर्ड होती है, जहाँ पे जानवर जाकर अपनी चरते हैं, वो पंचायत के अंदर आता है बेसिकली वो ज़मीन। तो जिनका प्राइवेट मालिकाना हक नहीं होता, मतलब ऐसी ज़मीन का कोई भी प्राइवेट मालिकाना हक नहीं होता, उस पर कोई भी मालिक नहीं बन सकता और ना ही उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है, और उस ज़मीन का खरीद और बेचना दोनों अवैध है। अगर कोई बेचता है तो उसको 7 साल की सज़ा होगी। पाँचवीं ज़मीन ST/SC एक्ट के तहत है, जिसमें ज़मीन ये मतलब ST/SC एक्ट क्या कहता है कि किसी भी आदिवासी की ज़मीन या फिर ST/SC की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति से, यानी बिना कलेक्टर की अनुमति से आप उस ज़मीन को नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते हैं। इन मामलों में रजिस्ट्री करवा लेने के बाद आपका जो अधिकार है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते करते हैं, क्या इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई सज़ा हो सकती है? मान लीजिए आपने गलत तरीके से सारी चीज़ें करी, तो क्या आपको इसके लिए क्या सज़ा हो सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, आप इसके लिए जेल जा सकते हैं। ये एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। कब? जब आप किसी जानबूझकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपने रजिस्ट्री करवाई, आपको पहले पता था और आपने जानबूझकर ये करवाई, या फिर जालसाजी के नाम पर, मतलब धोखाधड़ी के नाम पर ये नाम अपने नाम करवा ली। तो जो पहले आईपीसी था, आईपीसी जिसको हम इंडियन पेनल कोड था 1867 वाला, वो बदल चुका है। अब भारतीय दंड संहिता बना है, जिसको हम BNS बोलते हैं, जिसमें प्रोविज़न है, प्रावधान है। आप देखेंगे धारा 318, 319 और 336 के तहत आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। खासकर अगर आपने सरकारी ज़मीन को धोखे से कब्जा किया है, तो अगर आपने सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है धोखे से, तो आपके ऊपर धारा 370 के तहत कार्रवाई होगा और आपको 7 साल तक की जेल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ज़मीन खरीदने से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी संपत्ति को, किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले। तो देखते हैं हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, ज़मीन खरीदने से पहले हमें जो बेसिकली जानकारी रखनी चाहिए, बेसिकली जो हमें जांच करनी चाहिए, नंबर 1 पर अगर हम देखें तो हमारा जो खसरा है, खसरा बोलिए, खतौनी बोलिए, ठीक है, खसरा खतौनी, इसमें देखिए मालिक कौन है। क्या जो ज़मीन बेच रहा है खसरा खतौनी में मालिक वही तो है? ऐसा तो नहीं दादा के नाम से ज़मीन है और ज़मीन बेच उसका पोता रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ आपको जांचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, रजिस्ट्री से पहले बैंक और कोर्ट में सर्च करें। अगर रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं तो सबसे पहले आप बैंक में जाएं। बैंक में जाकर आप देख सकते हैं कि इस नाम पर कोई केस तो रजिस्टर्ड नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ तरीका आप कैसे कर सकते हैं। उस ज़मीन के ऊपर आपको एक लोन अप्लाई करना है। जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी केस दर्ज है, तो बैंक आपका जो है वो डिक्लाइन कर देगा। तो इससे आप जांच सकते हैं। दूसरी चीज़, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि डीएम से एनओसी ले। अगर ज़मीन सरकारी ST NSC में नहीं आता तो आप डीएम को ये जाकर बताएं कि मेरे को ये रजिस्ट्री करवानी है, वो आपको लिखित में दें, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी डीएम से आप एनओसी ले लें, कहीं वो ज़मीन ST SC के अंतर्गत तो नहीं आता। चौथी चीज़ जो आपको जांचनी है वो स्थानीय राजस्व विभाग से अनुमति ले। अगर ज़मीन खेत या ग्राम समाज की हो तो आपको बता देंगे, अगर नहीं है तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं। पाँचवीं चीज़ जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है तो उसकी वर्षों की कमाई उसमें लगी होती है और एक बहुत बड़ा उसमें आय फंसा हुआ होता है, एक बहुत बड़ा पैसा उसमें फंसा हुआ होता है। तो ज़रूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाएं एक एडवोकेट से सलाह लें, उसकी जो टाइटल है वो एडवोकेट से वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें आपको बता देंगे। हम और आप नहीं पता कर पाएंगे, यानी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। तो ज़रूरी है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एडवोकेट से आप उसका वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं इसमें बताता हूँ, अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, तो सबसे पहले आप म्यूटेशन करवाइए, मतलब नामांतरण करवाइए। नामांतरण करवा लिया तो आपको 90% प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो गया। जो सबसे वैलिड चीज़ माना जाता है वो नामांतरण माना जाता है, जिसमें मान लीजिए A नाम को कोई व्यक्ति ज़मीन बेचता है B नाम को, तो अभी अगर रजिस्ट्री हुआ है तो ज़मीन अभी भी किसके नाम पे है? A के नाम पे है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया के आधार पर ज़मीन इसके नाम पे हो गया, लेकिन जो असली मालिक है अभी A कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आप नामांतरण करवाते हैं तो पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है इसके पास B नाम वाले व्यक्ति के पास। ठीक है,
तो अब बात करते हैं इस पर देश पर क्या असर पड़ेगा। यह फैसला न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बल्कि समाज, राज्य सरकार और तहसील कोर्ट सभी को प्रभावित करता है। हर रजिस्ट्री को आप गहराई से जांची जाएगी, नियमों को अनदेखी पर रद्द की जा सकती है और यह मान लिया जाएगा रजिस्ट्री फाइनल नहीं है, प्रारंभिक दस्तावेज है मात्र। ठीक है, यही वजह है कि इस फैसले के बाद कई जिलों में पुरानी रजिस्ट्री को दोबारा जांचा जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे बिहार में आप जाएंगे, बिहार के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुनः दोहराई जा रही है। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। और इस वीडियो को अगर आप ज़मीन खरीद चुके हैं या फिर आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री ऑफर पर भरोसा ना करें, बल्कि पूरा जांच पड़ताल करें और कानूनी प्रोसेस अपनाएं। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो अपनी रजिस्ट्री पर मतलब इस चीज़ों पर वो मतलब फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो उनको आपको ये वीडियो शेयर करना है। अगर हाँ आप चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, म्यूटेशन की प्रक्रिया और फर्जीवाड़ा की असली कहानी लेकर आए तो आप नीचे कमेंट करें, रजिस्ट्री का पूरा सच चाहिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए नीरज स्टडी आई की और जानिए कानूनी की असली सच। जय हिंद।